फाउंडर एग्रीमेंट क्या होता है और क्या हर स्टार्टअप को इसकी ज़रूरत होती है? फाउंडर एग्रीमेंट्स वो एग्रीमेंट होता है जो बिजनेस सबसे कॉमन फाउंडर डिस्प्यूट क्या होता है? सबसे कॉमन फाउंडर का अगर डिस्प्यूट्स अगर फाउंडर क्लोज फ्रेंड या फैमिली मेंबर है तो फिर भी एग्रीमेंट ज़रूरी होता है। धीरे धीरे आपको फील होना लग जाएगा कि शायद मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ तो मुझे रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलना चाहिए। अगर एक फाउंडर ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहा है और दूसरा कम कर रहा है तो ओनरशिप कैसे डिसाइड करनी चाहिए? दोस्तों, आप जब भी कोई बिजनेस करते हैं या करने की सोचते हैं तो आप लोगों ने एक चीज़ बहुत कॉमन सुनी होगी या आप लोगों को बहुत बारी ये रिकमेंड किया गया होगा कि कभी भी कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप में ना करें। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है डिस्प्यूट्स। बहुत ज़्यादा बिजनेस 80-90% तक बिजनेस एंड जो होते हैं वो डिस्प्यूट में होते हैं, और शुरू जब होते हैं दोस्ती में, रिश्तेदारी में, प्यार मोहब्बत में या ट्रस्ट के बेसिस पे हो जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ट्रस्ट से कभी भी बिजनेस रन कर सकता है? कुछ टाइम तक कर सकता है, कुछ तरीके तक कर सकता है, बट कभी भी लॉन्ग रन में कामयाब नहीं हो सकता है। आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस मेरी टीम ने बड़ी रिसर्च करके निकाले हैं और हमने बहुत प्रैक्टिकली उनके आंसर देने की कोशिश करी है अपने 15 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे। तो हर वो इशू जो फाउंडर के बीच में आता है, चाहे वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके हो, चाहे वो ड्यूटीज़ को लेके हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट को लेके हो, चाहे वो बाद में एग्जिट के टाइम में हो, वैल्यूएशन के टाइम पे हो, या कोई डायरेक्टर पार्टनर अपना रोल सही से प्ले नहीं कर रहा है, उससे रिलेटेड हो, सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में बताने की कोशिश करी है। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा वीडियो को देख के, और अगर आपको कुछ भी सीखने को मिलेगा तो आप कमेंट करके हमें अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप हमसे 1-on-1 कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं। सिंपली आपने हमारी वेबसाइट पर विजिट करना है और वहाँ से अपॉइंटमेंट के लिए स्लॉट बुक करना है। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। फाउंडर एग्रीमेंट क्या होता है और क्या हर स्टार्टअप को इसकी ज़रूरत होती है? फाउंडर एग्रीमेंट्स वो एग्रीमेंट होता है जो बिजनेस फाउंड करते हैं या जो बिजनेस इनोवेट करते हैं उनके बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसको फाउंडर एग्रीमेंट्स बोलते हैं। और क्या ये, आपने बोला क्या ये हर बिजनेस के लिए ज़रूरी है? 101% हर बिजनेस के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हर बिजनेस शुरू तो प्यार से होता है, दोस्ती में होता है, रिश्तेदारी में होता है, और एंड हमेशा ज़्यादातर टाइम पे डिस्प्यूट के साथ होता है। तो उन चीज़ों को बचाने के लिए फाउंडर एग्रीमेंट्स बहुत ज़रूरी है। इसमें रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़, हर एक चीज़ डिफाइन की जा सकती है कि कौन क्या रोल प्ले करेगा, कौन कैसे ड्यूटी प्ले करेगा, कौन ड्यूटी नहीं प्ले करेगा तो क्या होगा। अगर आने वाले टाइम में आप कोई नई चीज़ शुरू कर रहे हैं तो वहाँ पे आप इन्वेस्टर को कैसे लाएंगे, पैसा कैसे लाएंगे, कौन कितना कैपिटल अभी डाल रहा है, उस कैपिटल का क्या रिटर्न मिलेगा, ये सारी चीज़ें आप फाउंडर्स के एग्रीमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर फाउंडर क्लोज फ्रेंड या फैमिली मेंबर है तो फिर भी एग्रीमेंट ज़रूरी होता है? 100%। देखो, मैंने आपको वही चीज़ बताई कि हर एक दोस्ती बाद में सबसे बड़ी दुश्मनी बन जाती है अगर ये कागज़ आपके साथ ना हो, अगर ये एग्रीमेंट्स आपके साथ ना हो। हमेशा देखो, बिजनेस तो हमेशा दोस्तों के बीच में शुरू होते हैं, ज़्यादातर टाइम फैमिली में शुरू होते हैं, रिश्तेदारी में शुरू होते हैं, और यही रिश्तेदारी, यही दोस्ती बाद में दुश्मनी बन जाती है, क्योंकि कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट आ जाते हैं। शुरू में सब काम करते हैं, शुरू में सब मेहनत करते हैं, धीरे धीरे किसी की मेहनत ज़्यादा लगने लग जाती है, किसी की कम लगने लग जाती है। जब ये इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं तो वो डिस्प्यूट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो डिस्प्यूट रिलेशन को भी ख़त्म कर देते हैं। तो चाहे वो रिश्तेदारी हो, चाहे दोस्ती हो, हर किसी को एग्रीमेंट्स ये ज़रूरी बनाना चाहिए। आपके एक्सपीरियंस में फाउंडर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? मेरा जो एक्सपीरियंस है, लगभग 15 साल से हम बिज़नेस कर रहे हैं, उसके अंदर मैंने बहुत सारे बिज़नेस में ये देखा कि शुरू के दिनों में हर कोई मेहनत करता है, शुरू के दिनों में हर कोई एक दूसरे पे बिलीव करता है, बट जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है तो उनके बीच में किसने मेहनत ज़्यादा करी, किसने कम करी, किसने ज़्यादा टाइम ऑफिस में दिया, किसने कम दिया, किसने ज़्यादा क्लाइंट हैंडल किए, किसने कम करे, किसने ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी को दिया, किसने कम दिया। अगर ये सारी चीज़ें बढ़ती हुई जाती हैं तो वो एक दिन डिस्प्यूट में कन्वर्ट हो जाती हैं, अगर आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है। और अंडरस्टैंडिंग भी उस लेवल पे काम आती है जहाँ पे फ़र्क थोड़ा बहुत हो। अगर किसी ने बहुत ज़्यादा एफर्ट दिया और कोई ऑफिस ही नहीं आया तो वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग भी काम नहीं करेगी। तो इसलिए ये जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि ये जो एग्रीमेंट है ये वहाँ पे आपके राइट्स प्रोटेक्ट कर सकता है। अगर आपने ज़्यादा मेहनत करी है तो उसके अंदर डिफाइन होगा कि आपको क्या रिवॉर्ड मिलना चाहिए। अगर किसी ने बिल्कुल मेहनत नहीं करी है तो भी वहाँ पे लिखा होगा कि उसको उसकी पेनल्टी क्या मिलनी चाहिए।
सबसे कॉमन फाउंडर डिस्प्यूट क्या होता है? सबसे कॉमन फाउंडर का अगर डिस्प्यूट्स देखे जाएं तो वो होते हैं मेहनत को लेके, एफर्ट्स को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके, अर्निंग को लेके। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, 2 फाउंडर्स हैं, सेम टाइम पे काम कर रहे हैं, धीरे धीरे एक का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहीं और हो गया, कहीं और जगह वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, किसी और बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। ऐसा तो है नहीं कि एक फाउंडर एक ही बिजनेस कर सकता है, वो मल्टीपल बिजनेस कर सकता है। जैसे जैसे उसके इंटरेस्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट्स होते जाएंगे, दूसरे पार्टनर्स के मन में क्या आएगा कि मैं तो इस ऑफिस को संभाल रहा हूँ, मैं पैसा भी यहाँ पे दे रहा हूँ, मैं टाइम भी यहाँ पे दे रहा हूँ, तो दूसरे पार्टनर को मैं उसका शेयर्स क्यों दूँ? तो ये सारा जो कन्फ्लिक्ट्स बनता जाता है, यहीं से ही डिस्प्यूट शुरू हो जाते हैं, और ये डिस्प्यूट्स एंड में आपके बिजनेस को ही ख़त्म कर देते हैं, आपके रिलेशन को भी ख़त्म कर देते हैं। इसीलिए बार बार मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, जो बिज़नेस दोस्ती में शुरू होते हैं, जो बिज़नेस प्यार में शुरू होते हैं, जो बिज़नेस रिश्तेदारी में शुरू होते हैं, वो बिज़नेस हमेशा एंड डिस्प्यूट्स में होते हैं। जो बिज़नेस हमेशा शुरू कागज़ों के साथ होते हैं, जो बिज़नेस हमेशा वैलिड रीजंस के साथ होते हैं, वैलिड डॉक्यूमेंटेशन के साथ होते हैं, एग्रीमेंट्स के साथ होते हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ होते हैं, वो हमेशा लॉन्ग टर्म सक्सेस भी होते हैं, राइज भी करते हैं और ग्रो भी करते हैं। क्या 50-50 ओनरशिप बेस्ट आइडिया या फाउंडर्स को इससे बचना चाहिए? देखो 50-50 ये तो सिंपल वो चीज़ है कि आप किसी कंपनी का शेयर किस परसेंटेज में डाल रहे हैं। अब इसके लिए मल्टीपल पैरामीटर हो सकते हैं। किसी पार्टनर ने ज़्यादा पैसा लगाया तो ऑब्वियसली उसको शेयर ज़्यादा मिलना चाहिए, किसी पार्टनर ने कम पैसा लगाया हो सकता है उसको कम मिले, किसी के पास ऑलरेडी कोई बिजनेस आइडिया ऐसा था या क्लाइंट्स ऐसे थे जो कंपनी को ऊपर ले जा सकते थे, उसको थोड़ा सा ज़्यादा मिल सकता है। तो 50-50 कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये सभी को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे 60-40 भी हो सकता है, वहाँ पे किसी को ओनली 25% भी मिल सकता है। अब ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि जिसको आप ज़्यादा शेयर दे रहे हैं वो कंपनी को वैल्यू भी उतनी ज़्यादा दे, उसकी फेस वैल्यू हो, उसके क्लाइंट हो, उसका पैसा हो, तो ही आप उसको शेयर ज़्यादा दे सकते हैं। अदरवाइज 50-50 कॉमन प्रैक्टिस है जो सभी फॉलो करते हैं। अगर एक फाउंडर ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहा है और दूसरा कम कर रहा है तो ओनरशिप कैसे डिसाइड करनी चाहिए? ओनरशिप का मतलब आप शेयर परसेंटेज में बोल रहे होंगे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि किसी ने अगर ज़्यादा पैसा डाला तो उसको ज़्यादा ही परसेंटेज में मिले। ये कहीं ना कहीं उन पार्टनर्स की अंडरस्टैंडिंग में भी डिपेंड करेगा कि अगर आप कैपिटल ला रहे हैं तो हो सकता है दूसरे वाला क्लाइंट लेके आ रहा हो, या दूसरे वाले का आइडिया मार्केटिंग का अच्छा हो, या दूसरे वाले के पास कंपनी में एम्प्लॉयज़ को मैनेज करने की स्ट्रेंथ हो, या कोऑर्डिनेशन करने की ज़्यादा कैपेसिटी हो सकता है उन चीज़ों से वो बैलेंस कर जाए। और जो ज़्यादा पैसे लेके आ रहा है उसके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि टीम हैंडल कैसे होती है, क्लाइंट हैंडल कैसे होते हैं, क्लाइंट बनते कैसे हैं। तो सिर्फ इसलिए कि वो पैसे ज़्यादा लेके आया है उसको ज़्यादा हम शेयर दे रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर वो पैसे भी लेके आ रहा है, उसके पास क्लाइंट्स भी हैं, उसे मैनेजमेंट भी आती है, उसे रिलेशन बनाने भी आते हैं, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा ही शेयर मांगेगा। फिर हो सकता है वो 60-70-80% तक भी मांग ले। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइन करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने पहले ही क्वेश्चन के आंसर में आपको बता दिया था कि अगर आप रोल्स डिफाइन नहीं करोगे, एक दिन आपके मन में ज़रूर आएगा कि मैं शायद ज़्यादा काम कर रहा हूँ या मेरा ये काम ही नहीं है। लेट्स सपोज आपका एक फाउंडिंग के टाइम में आपका रोल ये आ गया कि आपने सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट देखना है, और धीरे धीरे आप क्या कर रहे हैं, सेल्स डिपार्टमेंट के साथ साथ आप प्रोडक्शन भी देख रहे हैं, आप मार्केटिंग की टीम को भी देख रहे हैं, आप कोई दूसरे डिपार्टमेंट HR डिपार्टमेंट को भी देख रहे हैं, उनको भी मैनेज कर रहे हैं। एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, धीरे धीरे आपको फील होना लग जाएगा कि शायद मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ तो मुझे रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलना चाहिए, या कोई दूसरा काम कर रहा है उसको कम रिवॉर्ड मिलना चाहिए। इसीलिए अगर आपके फाउंडर्स एग्रीमेंट में ही चीज़ें लिखी होंगी कि आपका ऑफिशियल रोल है सेल्स देखना, अगर आप इससे बाहर ड्यूटीज़ प्ले करेंगे तो आपको ये इंसेंटिव मिलेगा या ये ग्रोथ मिलेगी या ये इसका बेनिफिट मिलेगा, और जो प्ले नहीं करेगा उसका आपको शेयर मिलेगा या उसका परसेंटेज का प्रॉफिट मिलेगा, या आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे, या उस पार्टनर्स के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जाएगा। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये फाउंडर जो एग्रीमेंट है ये इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आपका बिजनेस 20 साल, 40 साल या आपकी लाइफ लॉन्ग भी चलेगा तो भी आपकी फैमिली को ये सेफ साइड पे ही रख के जाएगा।